हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी का आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों। तो सीएसआर नेट का रिजल्ट लग चुका है। उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार बच्चों ने, आईएफएस के मेहनती बच्चों ने इस बार भी जो है एग्जाम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है। बहुत एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ खूबसूरत रैंक को जो है वो हासिल किया है। तो यकीनन उनकी इस जर्नी में हार्डवर्क, डेडिकेशन और लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस रहे होंगे। तो ऐसे ही कैंडिडेट से हम मिल रहे हैं, जान रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में, ताकि नए जो एस्पिरेंट्स हैं उनको जो है वो इससे बेनिफिट मिल सके, ताकि नई स्ट्रैटेजी मिल सके, अप्रोचेस उनके साथ साथ मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक कैंडिडेट से जिन्होंने सीएसआर नेट जैसी एग्जाम में बहुत ही अच्छा रैंक को जो है वो हासिल किया है, और जानते हैं उनसे ही उनकी जर्नी के बारे में। तो हेलो। हेलो सर। तो कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा अपने बारे में हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मेरा नाम स्नेहा देव है। सर मैंने एमएससी यहाँ से आसाम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी गुवाहाटी से किया है, 2024 में कंप्लीट किया है। और मैंने इस बार नेट एलएस में 52nd रैंक लिया है इस दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट में। ओके, पहला ही अटेम्प्ट था ये आपका? हाँ सर। तो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक थैंक यू सर सो मच। तो इट्स एन ह्यूज कि पहले अटेम्प्ट में इतना बेहतरीन रैंक के साथ आप क्वालिफाई किए हैं। हाँ सर, वही थोड़ा तो ये रहता है कि जेआरएफ नहीं हुआ, बट फिर भी सर एलएस हो गया। बहुत मतलब अच्छा है, जितना मेहनत किया था उतना फल मिला, अभी थोड़ा और वही करने से शायद हो जाए। वही ना, अब थोड़ी जर्नी बची है, थोड़ा ही हाँ सर। डेस्टिनेशन बचा है, उतना तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो ही जाएगा। हाँ सर। तो मुझे थोड़ा ये बताओ कि इतना शानदार आपने इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, तो यकीनन आपकी जर्नी जो है वो भी शानदार रही होगी। तो थोड़ी जर्नी जो है हमारे साथ शेयर कीजिए। सर मैंने 2024 में एमएससी कंप्लीट किया है। और मैंने एमएससी के सेकेंड सेम में मैंने आईएफएस का कोर्स लिया था। बट मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ एमएससी, जो एमएससी का जो प्रेशर रहता है ऑल। बट वो उससे मुझे वो हेल्प हो गया कि मुझे समझ में आ गया कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो थ्रू आउट द ईयर मैंने यूट्यूब से, आईएफएस के चैनल के यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा करके किया। फिर एट लास्ट जब महाकुंभ सीरीज आया और जेआरएफ एक्सप्रेस आया, तो उस सीरीज से मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मेरा ऑलरेडी तो दिमाग में था ही सब कुछ कि हाँ ये करना है। तो वो पूरा डिवाइस जब हो गया, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। प्लस मैं सच बोलूं तो सर पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी मैं, बट जितना भी कंप्लीट किया उसने ही मुझको हेल्प किया नेट एलएस को मतलब क्वालिफाई करने के लिए। तो आपने ओवरऑल कितने यूनिट्स को टारगेट किया था इस अटेम्प्ट के लिए? सर मैंने एनिमल फिजियोलॉजी और डाइवर्सिटी को छोड़ दिया था पूरी तरह से। और बाकी सर मैंने 4 से 6 यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट किया था। बाकी सर सब यूनिट से थोड़ा थोड़ा करके मैंने देख लिया था। ओके, तो बाकी टॉपिक वाइज मतलब पूरा कंप्लीट नहीं किया था। वही। मुझे ये बताओ कि एनिमल फिजियोलॉजी और डाइवर्सिटी छोड़ने में आपका कोई पर्टिकुलर रीजंस था? सर एक्चुअली सर टाइम नहीं मिला, मुझे कंप्लीट करना था, मैंने नोट्स भी बनाना शुरू कर दिया था। बट वो पूरी तरह से जो कॉन्फिडेंस आता है पढ़ने के लिए कि हाँ पढ़ने के बाद हाँ हो गया, वो तो नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा कि छोड़ दिया। वैसे मैंने कुछ टॉपिक किया था, जैसे एंडोक्राइनोलॉजी किया था, बट उतने अच्छे तरीके से नहीं किया था, तो इसलिए सर नहीं बोला कि मैंने नहीं किया वो कंप्लीट। तो जो आपने इतने यूनिट किए हैं उनमें से सबसे आपको इजीएस्ट यूनिट कौन सा लगा? सर मुझे तो बायोकेमिस्ट्री लगता है। ओह। एंड अब इसके बिहाइंड कुछ रीजंस बता सकते हो, जस्ट लाइक? हाँ सर, क्योंकि सर मुझे केमिस्ट्री मेरा स्ट्रांग है काफ़ी, इसलिए मैंने गेट का भी एक्सेल क्वालिफाई किया है इस बार 1056 रैंक से। तो केमिस्ट्री तो मुझे उसका तो बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारा जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो तो मुझे अच्छा लगता ही है। और उसके रिलेटेड तो बाकी जैसे एमिनो एसिड्स वो तो रिलेटेड ही होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वांट को, मतलब पूरी तरह से रटना भी नहीं है वो चीज़ को, और अच्छे से सोच समझ के करना है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है करने के लिए। तो ये भी बहुत सही है। अब मुझे ये बताओ कि जब आप लाइफ साइंस के सिलेबस को देखते हो, तो एक बहुत ही वास्ट सिलेबस आपको देखने को मिलता है। उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, और उसी के साथ साथ कॉम्प्लेक्स यूनिट भी उसमें देखने को मिलती है। तो आपकी क्या अप्रोच रही थी इस पूरे सिलेबस को कवर करने की?
सर पहले तो मैंने 2-3 जब मैंने एकदम पहला शुरू किया था एमएससी फर्स्ट सेम से मैंने थोड़ा-थोड़ा देखना शुरू कर दिया था। तो पहले तो मैंने कुछ वीडियोज़ देखे, टॉपर्स के वीडियोज़ देखे, फिर सर लोगों का वीडियो देखा कि कैसे प्रिपेयर करना है, अप्रोच करना है। तो जैसे उन लोगों ने पहला बोला था कि 4 यूनिट्स पहले कंप्लीट करनी है, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग। तो वही मैंने किया। तो जब वो 4 यूनिट्स हो गए, जो रिलेटिवली थोड़े हार्ड होते हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि बाकी तो हो ही जाएगा मोटा-मोटी, जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन उतना टाइम नहीं लगता है। तो वही अप्रोच था मेरा कि 4 यूनिट्स अच्छे से करते हैं, फिर धीरे-धीरे बिल्ड अप करते रहेंगे थोड़ा-थोड़ा टॉपिक कर के। तो वैसे ही मैंने पूरी तरह से अपना जर्नी ये किया, खत्म किया। ओके, ओके। तो आपने इस तरीके से ओवरऑल प्रिपरेशंस की इन एग्ज़ाम्स के लिए। अब हाँ मुझे सर। ये बताओ कि आपने रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज़ ये किस तरीके से किया था? सर रिवीजन सर सच जैसे मैंने बोला कि मैंने नोट्स तो बनाई थी, पहले-पहले बनाना शुरू किया था, बहुत अच्छे से। फिर मैंने देखा कि नोट्स मुझे लाइक हैंड रिटन नोट्स मुझे टाइम नहीं मिला सच बोलूँ तो। तो मैं क्या करती थी जो पीडीएफ पढ़ा रहता था या फिर जो यूट्यूब से था तो मैं वही वहीं से पढ़ के मेरे माइंड में एक मैप बना लेती थी। फिर मैं शॉर्ट्स में एकदम शॉर्ट करके कुछ 4 टॉपिक्स का बना लेती थी कि हाँ, वैसे रखना है। और क्वेश्चंस का बात करें तो सर मेरे पास आईएफएस का कुछ मॉड्यूल्स है, वहाँ से मैंने कुछ टॉपिक्स किए, पीआईक्यूज़ किए हैं, लास्ट ज़्यादा नहीं कर पाई थी, 2 टू 3 इयर्स का ही किया था। वहाँ से एनालाइज़ किया था अच्छी तरह से, फिर मैंने टॉपिक्स चूज़ किया था। और सर रिवीजन तो वही जो नोट्स बनाया था, फिर पीआईक्यू जो पीआईक्यू से जो मुझे लगा कि जिस-जिस टॉपिक से पढ़ना चाहिए पीआईक्यू को भी किया, फिर उस टॉपिक को भी रिवाइज़ किया, उसी तरह से किया। मतलब पीआईक्यू बेस्ड अप्रोच था मेरा कि पीआईक्यू को देख लिया, पहले पूरा रिवाइज़ एक बार पूरा एकदम सिलेबस को देख लिया, जैसे बायोकेमिस्ट्री पूरा सब पढ़ लिया सब टॉपिक को, फिर पीआईक्यू किया, फिर देखा कि दूसरी बार किस-किस टॉपिक में अच्छे से इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसको करना चाहिए। फिर वो किया, फिर से वही अप्रोच मैंने सब यूनिट्स में रखा, जितनी भी सारी यूनिट्स मैंने की थी। ओके। तो उसी के साथ-साथ जब आप इतना बड़ा सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपको कुछ टाइम के बाद ऐसा सैचुरेशन सा आ जाता है, ऐसा लगने लगता है कि यार मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, या फिर थोड़ा ऐसा डिमोटिवेटेड सा फील होता है, तो ऐसा आपके साथ कुछ हुआ था? हाँ सर, वो तो सबके साथ ही होता था और मेरा भी है क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मतलब इतना अच्छी नहीं थी बीएससी तक। फिर फिर भी मुझको लगा कि अभी कर ही क्या सकते हैं, इसको करना ही है किसी भी तरह। तो जैसे अगर कभी-कभी डिमोटिवेटेड रहता था, अगर मैं पुश कर पाती थी तो मैं पुश कर लेती थी उस दिन और फिर अगर पुश नहीं कर पाती थी, मुझे लगता है कि हो नहीं पाएगा तो 1 दिन का थोड़ा गैप ले लिया। फिर नेक्स्ट दिन से मैं देखती थी कि मैं एकदम पूरा फोर्स से फिर से शुरू कर दूँ। तो वही था ओके। मेरा अप्रोच। तो मुझे ये बताओ कि आपने ये जो स्ट्रेस आता है एग्ज़ाम के पहले 1 वीक को, उसको कैसे हैंडल किया? सर मेरा यही था कि सर मेरा ये था कि इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। जो होगा देखा जाएगा। ये तो ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो रहता है जितना भी भूलने का कोशिश करें हम लोग कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम नियर आ रहा है तो स्ट्रेस भी बिल्ड अप होता है। फिर भी खुद को मेंटेन करना पड़ता है। तब मैंने क्या किया था एक्चुअली 1-2 वीक्स से पहले मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़ना-वढ़ना छोड़ दिया था। मैं कुछ सिर्फ क्वेश्चन्स लगाती थी। क्योंकि क्वेश्चन्स लगाते वक़्त कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था। और जब मैं देखती थी कि हाँ, ये थोड़ा नहीं टॉपिक थोड़ा याद नहीं है, तो मैं फिर से शॉर्ट नोट्स में जाकर थोड़ा रिवाइज़ कर लेती थी। तो उस 2 वीक्स मैंने वैसे ही किया और फिर अपने आप को थोड़ा काम और कंपोज़ रखा। और उसी के साथ-साथ आपका एग्ज़ाम हॉल का क्या एक्सपीरियंस रहा था ओवरऑल? सर एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा लाइक क्या बोलते हैं थोड़ा अनसैटिस्फैक्टरी था, क्योंकि जहाँ मेरा सेंटर गिरा था, तो वो एक्चुअली वो पिछला जो शिफ्ट था उसमें पूरा कंप्यूटर ऑफ हो गया था सबका। तो वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। तो वो तो थोड़ा टेंशन था ही कि मेरा भी साथ अगर हुआ भी हमारे साथ अराउंड 10 टू 15 मिनट्स का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था कंप्यूटर का। फिर हमको टाइम मिला बट फिर भी एक टेंशन तो रहता ही है। तो बट वहाँ पर जाके आफ्टर दैट ठीक था, मतलब मुझे जब क्वेश्चन में जब कर रही थी तभी मुझको पता चल गया कि कुछ तो एटलीस्ट मेरा जेआरएफ होगा नहीं तो एलएस होगा। दैट आई वाज़ श्योर करते टाइम ही। तो ओवरऑल ये तो अच्छा था मेरा। ओके, तो मुझे ये बताओ कि आप क्या आपके थॉट्स रहेंगे जो भी नए एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उसी के साथ-साथ आप क्या बताना चाहोगे उनको कि ताकि
वो बच्चे जो है एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सके, ऐसे 3 चीज़ें या 3 मूल मंत्र आप दीजिए उनको, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होंगे वो? सर इतना स्पेसिफिकली 3 तो शायद नहीं बता पाऊँगी, ठीक है, बट चलो ओवरऑल मैं ज़्यादा बला बोल सकती हूँ कि अगर आपको करना है मतलब एमएससी के बाद करना है या एमएससी के साथ करना है तो पहले तो सर आपको एक जैसे ऐसे ही घुस जाना कि सिलेबस देख लिया, सिलेबस वाइज़ पढ़ लेते तो वैसे तो होना मुश्किल है। मैंने भी किया था बट हुआ नहीं। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो-जो टीचर्स लोग स्ट्रैटेजी वीडियोज़ बनाते हैं या फिर अ टॉपर का वीडियोज़ उनसे लेके थोड़ा एक समराइज़ कर लीजिए कि हाँ, ये मतलब एग्ज़ाम जो है उसको अप्रोच कैसे करना है। बिकॉज़ वो तो एमएससी तो है नहीं कि टॉपिक देख लिया, टॉपिक से पढ़ लिया, हो गया, वैसा नहीं है। वो थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है, तो उसको पहले समझना पड़ेगा। फिर मुझे यही लगता है कि पहले एक सपोज़ एक यूनिट पकड़ लिया सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी पकड़ने के बाद आप पूरा सब देख लो पहले कि सब टॉपिक्स क्या-क्या है उसमें। उसके बाद पीआईक्यू में जाओ, पीआईक्यू में देखो कि वहाँ वहाँ पर क्या-क्या पूछा है। फिर वही पीआईक्यू से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसमें ज़्यादा फ़ोकस करके पढ़ो और ऐड ऑन तो जितना हो सकता है उतना तो अच्छा है ही। तो वही रहेगा मेरा क्या बोलते हैं आपको जिसको क्वालीफाई करना है, अगर करना है तो और जितना आप पहले शुरू करोगे मुझे लगता है उतना ही अच्छा है। मुझे थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए मुझे वो रिज़ल्ट भी मिला सिर्फ़ एलएस। तो अगर जितना क्योंकि पता चल जाता है कि आपकी गलती कहाँ पर है, कहाँ पर कैसे इम्प्रूव करना है, तो वही सर मैं बोलना चाहूँगी कि स्टार्ट अर्ली टू गेट बेटर रिज़ल्ट्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर हाँ सर शेयरिंग योर। हाँ सर, मुझे एक चीज़ आईएफएस को बहुत थैंक यू बोलना है सर क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तभी मुझे सब कुछ यहाँ से ही पता चला था धीरे-धीरे करके और लास्ट में उन्होंने जो जेआरएफ एक्सप्रेस की जो सीरीज़ चलाई थी सर मतलब बहुत अच्छा था वो सच में। वो इतना हेल्प किया मतलब वो क कोई अगर फ्रेशर अगर देखे हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बट उसको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से शुरू करना है, कौन-सा टॉपिक पढ़ना है क्योंकि वो एकदम कंसाइज़ है, इतना कंसाइज़ सुंदर से दिया हुआ है सब कुछ। तो वही मैं फ्रेशर अगर करना चाहता है कोई तो वो सब सीरीज़ पहले वो सब वीडियोज़ जाके देखो, समझो कि क्या-क्या पढ़ना है, फिर जाके कोर्स भी ले सकते हो, अच्छे से हो भी जाएगा सब कुछ। थैंक यू सर फॉर थैंक यू टू सो मच आईएफएस। फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस, योर हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल विद अस। थैंक यू सो मच। जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी हद तक जो है हेल्प होगी आपके अप्रोच से, आपके स्ट्रैटेजी से, और मुझे पूरा यकीन है कि उनको जो है पक्का हेल्प होगी। और उसी के साथ साथ आपको फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आपको बहुत थैंक सारी शुभकामनाएं आपके आगे आने वाली जर्नी के लिए। आईएफएस आपके साथ पहले से था, है और हाँ, हमेशा रहेगा। हाँ सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।